नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आज आपको एनक्लेक्स सीरीज़ कराने वाला हूँ। एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे और इसमें जो हमारी पहली यूनिट है वो है मैटरनिटी नर्सिंग। ओबीजी की फर्स्ट यूनिट होगी, उसको हम पढ़ेंगे। ऐसे यूनिट वाइज हम सारे इनके टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो भाई मैंने एनक्लेक्स ये सॉन्डर्स की राइटर्स की बुक हम पढ़ेंगे। इसमें 5th एडिशन को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए नर्सिंग स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग ए प्रीनेटल क्लासेस ऑन द प्रोसेस ऑफ फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के ऊपर नर्सिंग स्टूडेंट ने क्लास ली है। चलिए, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट स्पेसिफिकली टू डिस्क्राइब द प्रोसेस थ्रू द अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड के बारे में बात चल रही है फीटल सर्कुलेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कहे कि वो करेक्ट हो। पहली दो चीज़ें आपको एनक्लेक्स के क्वेश्चन में ढूंढनी है। पहली बात तो बात चल रही है फीटल सर्कुलेशन की, तो फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल कोड की बात चलेगी। और अम्बिलिकल कोड में भी आपको क्या ढूंढना है, अम्बिलिकल कोड में ढूंढना आपको कौन सी इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है। तो अम्बिलिकल कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर सकते हो। देखिए, द one artery carry fresh oxygenated blood and nutrition rich blood back from the placenta to the fetus. दूसरा ऑप्शन, द two artery carry freshly oxygenated blood and nutrition rich blood back from the placenta to the fetus. तीसरा ऑप्शन, the two artery in the umbilical cord carry deoxygenated blood and waste product away from the fetus, and the two veins in the umbilical cord carry हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फीटस। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, अम्बिलिकल जो कोड है, अम्बिलिकल कोड के अंदर दो आर्टरी रहेंगी और एक वेन रहेगी। तो इनमें से जिनमें भी दो आर्टरी और एक वेन के अलावा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें 2 वेन है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दो आर्टरी रहेंगी उसमें, जिसमें एक आर्टरी है वो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है एक ऑप्शन में। 2 आर्टरी ये भी सही है और 2 आर्टरी ये भी सही है। यहाँ तक के दोनों सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। फिर इनमें डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले ये देखो, जो आर्टरी है वो क्या काम करती है। आर्टरी कनेक्ट करती है फीटस को प्लेसेंटा से, बच्चे से माँ को, बच्चे से माँ को कनेक्ट करती है। और दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वैसे नॉर्मल आपके शरीर की जितनी भी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन दो केस में उल्टा काम करेगी। अम्बिलिकल नाम अगर आए या फिर पल्मोनरी वर्ड अगर यूज होता है तो अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अब आर्टरी तो दोनों में है, तो ये ऑप्शन तो सही है दोनों के, लेकिन उन दोनों में से क्या था, द टू आर्टरी कैरी फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये बात तो गलत होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा थर्ड। राइट आंसर है थर्ड। एक बार पढ़ लेते हैं क्या स्टेटमेंट है थर्ड की। द टू आर्टरी इन ए अम्बिलिकल कोड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई ठीक है, दो आर्टरी और डीऑक्सीजनेट एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। हाँ भाई, फीटस से प्लेसेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको लेके जाती है। आंसर जाएगा सी। ध्यान से पढ़ना होता है इनक्लेक्स के क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को सोच समझ के आंसर देना है। वैसे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ के जाता है, जैसे 1 आर्टरी दिया यहाँ पे 2 वेन दिया, तो ये दो तो अपने आप ही अलग हो गए। इन दोनों ऑप्शन में चूज करना था। इन दोनों में फिर और थोड़ा डिटेल में आपको अम्बिलिकल कोड का पता होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अम्बिलिकल कोड 2 आर्टरी कंटेन करती है, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बिलिकल कोड एक वेन कैरी करती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, दो चीज़ों में यहाँ पे आर्टरी का काम उल्टा हो जाएगा, एक तो पल्मोनरी के केस में और एक अम्बिलिकल के केस में। अम्बिलिकल तो हमारे पास लिखा हुआ है। इन दो केसेस में, इन दो में जो आर्टरी है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए भाई सॉरी, जल्दीबाजी में लिखा जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना होगा, ये बहुत काम आएगा आपके। दूसरी बात क्या है,
एक अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरी होती है? 2 आर्टरी होती हैं। और एक अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर कितनी वेन होती है? 1 वेन होती है। चलिए और आगे चले। ये देखो अम्बिलाइकल कॉर्ड का एक और कंसेप्ट आपको बताऊंगा। अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है 2 आर्टरी और 2 वेन कैरी करती है। स्टार्टिंग में बिफोर 4 मंथ, 4 महीने से पहले, 4 मंथ से पहले 2 आर्टरी और 2 वेन होती है गेस्टेशनल एज में, प्रेगनेंसी की उम्र में। बाद में बच्चे के शरीर में एक वेन डिसअपेयर हो जाती है और एक वेन बच जाती है। तो राइट वेन, राइट साइड जो वेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, लेफ्ट वेन लेफ्ट रह जाती है। तो 1 वेन यहाँ बचती है लास्ट में जाके। 4 महीने तक के बच्चे के अंदर 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं। 4 महीने के बाद एक वेन डिसअपेयर हो जाती है जो कि राइट वेन डिसअपेयर होती है, और फिर एक वेन रह जाएगी लेफ्ट साइड वाली। तो ये भाई अम्बिलाइकल कॉर्ड का पूरा था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्सिंग स्टूडेंट इज असाइंड टू केयर फॉर ए क्लाइंट इन लेबर। लेबर जो कि नॉर्मल तरीके से डिलीवरी कराने का प्रोसेस है उसको लेबर बोलते हैं। उसमें एक नर्सिंग स्टूडेंट को असाइन किया है, ठीक है। ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन क्या है उसके बारे में, स्पेसिफिकली द डक्टस विनोसस, स्पेसिफिकली द डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है, पहला पॉइंट, ठीक है। द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर डिटरमाइन दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द फीटल सर्कुलेशन। ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। एनक्लेक्स के क्वेश्चन में क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी, आंसर तो बाद में, पहले क्वेश्चन बहुत तरीके से आपको एक एक लाइन समझनी पड़ेगी। आपने एक भी लाइन अगर जल्दीबाजी में नहीं पढ़ी तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए डक्टस विनोसस के बारे में पूछा गया है। द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर डिटरमाइन दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, कि भाई इन चारों में से कौन सी बात स्टूडेंट बोले कि वो समझ चुका है लाइन। तो इन चारों में से डक्टस विनोसस के लिए क्या राइट पॉइंट है ये पूछना चाह रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन को इतना घुमा के दिया है कि कंफ्यूज हो गए, लेकिन कुल मिला के ये 2 ही चीज़ याद रखनी है। डक्टस विनोसस के बारे में पूछा गया है और डक्टस विनोसस के बारे में 2 पॉइंट बन सकते हैं, ट्रू कि सही कौन सा है या गलत पूछा गया। तो डक्टस विनोसस का राइट आंसर क्या है इन चारों में से वो ढूंढना। तो भाई फीटल सर्कुलेशन की बात हो रही है, फीटल सर्कुलेशन की बात करें, आ जाओ भाई। फीटल सर्कुलेशन में सारे कनेक्शन वैसे तो नॉर्मल ही होते हैं, सारे कनेक्शन नॉर्मल होते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो आपके फीटल सर्कुलेशन में और बच्चे के फीटल सर्कुलेशन में अलग अलग है, उन अलग अलग पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है ये डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस अम्बिलाइकल वेन को, ये अम्बिलाइकल वेन है, अम्बिलाइकल वेन को कनेक्ट करता है इन्फीरियर वेना कैवा से। ये भी वेन है, ये भी वेना कैवा भी लार्जेस्ट वेन है। तो वेन और अम्बिलाइकल वेन, दोनों वेन को जो कनेक्ट करेगा उसका नाम होगा विनोसस, उसका नाम होगा विनोसस। और ये डक्ट है, एक ट्यूब है, इसलिए इसका नाम है डक्टस विनोसस, ठीक है। उसके अलावा एक और कनेक्शन होता है इसमें, यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ये सेप्टम ये नज़र आ रहा है आपको, ये कनेक्शन नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन को बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। ओवल शेप की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फोरामेन का मतलब भी छेद होता है, ओपन होता है, और ओवेल मतलब ओवल शेप का है ना, अंडे के आकार की शेप का है। ओवल शेप यहाँ पे ओपनिंग नज़र आएगी, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। और लास्ट जो कनेक्शन इसका वो है डक्टस आर्टीरियोसस। यहाँ से राइट, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये जो निकलती है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, और राइट वेंट्रिकल से जो निकलती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एरोटा। एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, एक एरोटा वो भी आर्टरी और ये भी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, दोनों के बीच के कनेक्शन को यहाँ इस पॉइंट को बोलेंगे डक्टस आर्टीरियोसस। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे फीटल सर्कुलेशन के लिए। जो मदर में नॉर्मल, आप अडल्ट सर्कुलेशन में और फीटल सर्कुलेशन में ये 3 पॉइंट अलग है। डक्टस विनोसस जो अम्बिलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना के बीच में एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है, बच्चे के अंदर होता है, जैसे ही पैदा होता है ये सर्कुलेशन क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फोरामेन ऑफ ओवेल, दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो छेद होता है, ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल, ओवेल शेप का होता है। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, आर्टरी एरोटा दोनों ही आर्टरी नाम है,
एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है और एक सिंपल आर्टरी है। आर्टरी के बीच में कनेक्शन आर्टीरियोसस, और डक्ट लगी हुई इसलिए डक्टस आर्टीरियो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा याद हो जाएगा। दो आर्टरी को कनेक्ट करेगा डक्टस आर्टीरियोसस, दो वेन को कनेक्ट करेगा डक्टस विनोसस। फोरामेन ऑफ ओवेल तो अलग से याद हो जाएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। तो भाई 3 कनेक्शन यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन में मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फीटल सर्कुलेशन के अंदर डक्टस विनोसस क्या होता है, ये पूछा गया। स्टूडेंट इसमें से क्या जवाब देगा, चारों में से क्या ऑप्शन सही है, ये पूछा गया। तो कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, नहीं भाई, आर्टरी को एरोटा के साथ जो कनेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम तो क्या था, डक्टस, उस पॉइंट का नाम था डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है भाई, उस पॉइंट का नाम था डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, तो ये तो नहीं है। इज एन ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ये इसको बोलते थे फोरामेन ऑफ ओवेल, अभी समझाया, फोरामेन ऑफ ओवेल या ओवेल फोरामेन बोल देते हैं, एक ही बात है। तो सेकंड का आंसर तो फोरामेन ऑफ ओवेल। थर्ड जो है कनेक्ट द अम्बलाइकल वेन टू इन्फीरियर वेना कैवा, भाई ये आ गया इन्फीरियर वेना कैवा और वेन वाला, इस कनेक्शन का नाम क्या है, डक्टस विनोसस। भाई राइट आंसर क्या है हमारा, डक्टस विनोसस के लिए ये। अभी हमने चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ा है लेकिन हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, कनेक्ट अम्बलाइकल आर्टरी टू द इन्फीरियर वेना, नहीं भाई, अम्बलाइकल आर्टरी इन्फीरियर वेना कैवा के द्वारा कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ वो अम्बलाइकल वेन के द्वारा कनेक्ट है, या अदर कनेक्शन हेपेटिक वेन, अदर जो वेन है उनके साथ कनेक्ट होता है। अम्बलाइकल आर्टरी से तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, कनेक्शन ही नहीं है। 3 ऑप्शन सही है, तीनों के मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ, पल्मोनरी सॉरी डक्टस आर्टीरियोसस, फोरामेन ऑफ ओवेल, और ये जो है वो है डक्टस विनोसस, तीनों पॉइंट। ठीक है, ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन फीटल सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीटस के अंदर प्रेजेंट होते जैसे ही डिलीवरी होती है, एट बर्थ के आसपास, एट बर्थ पे ये तीनों ही जो कनेक्शन है, जो एक्स्ट्रा कनेक्शन बच्चे के अंदर मिलते हैं, ये सभी कनेक्शन क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके रेमिनेंट्स बचे जाते हैं, इनका बचे कुछ जो ओपनिंग है, जैसे ये ओपनिंग थी ये क्लोज होगी, ये क्लोजिंग जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो ट्यूब है, ये शरीर के अंदर रहती है, ये प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्चुअल जो इसका फंक्शनल काम है, काम जो है वो खत्म हो जाए। स्ट्रक्चर को टाइम लगेगा अभी पूरी तरीके से खत्म होने में, तो उनका अलग अलग चीज़ है, तो भाई कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये वो एक्स्ट्रा कनेक्शन है डक्टस आर्टीरियोसिस, फोरामेन ऑफ ओवेल, डक्टस विनोसस। फंक्शनली क्लोज जो है वो एवरेज नॉर्मली बर्थ के आसपास ही हो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लेकिन सिंपली बर्थ के आसपास फंक्शनली ये क्लोज हो जाते हैं 10 से 96 घंटे में, विद इन सीवियर मिनट, विद इन सर्वल मिनट्स। तो कुछ टाइम में ही बर्थ, एट बर्थ इसका आंसर आ जाएगा। अगर सिंपल आपसे पूछ लिया जाए कि डक्टस विनोसस आर्टरी, कोई भी इनमें से 3 नाम देके कि ये फंक्शनली कब क्लोज होते हैं और आंसर हो एट बर्थ, तो आपका आंसर एट बर्थ हो जाएगा। लेकिन एनाटॉमिकल पूरी तरीके से स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, उसमें लगता है टाइम। तो उसकी ट्रिक है, ये जो डक्टस आर्टरीज ये 1 वीक होगा डक्टस विनोसस, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर, ऐसे 1 का सीक्वेंस याद रखना। ये होता है डक्टस विनोसस होता है 1 वीक, ये होता है 1 मंथ और ये होता है 1 ईयर तक टाइम लगेगा इसको एनाटॉमिकल क्लोज होने में, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स को फिल होने। बाकी फंक्शनली ये तभी क्लोज हो जाता है एट बर्थ के आसपास। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में कि ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है, ये तो जन्म से पहले फीटल सर्कुलेशन में इनका ये नाम है, लेकिन जब ये फंक्शनली क्लोज हो जाते हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर बच जाता है, रेमिनेंट जो बचेंगे इनका, उनका क्या नाम होगा। तो डक्टस जो आर्टीरियोसिस है उसका नाम होगा लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम आर्टरी वाले का नाम है, वीनस वाले का विनोसम, लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम वर्ड यूज किया दोनों में, आर्टीरियोसस सम और विनोसम। फोरामेन ओवेल का ओवेल से वर्ड बनेगा ओवेलिस, फोसा यहाँ से मतलब एक जैसा ही वर्ड है, फोरामेन फोसा, ओवेल ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस जो है रेमिनेंट है फोरामेन ऑफ ओवेल का, जो फंक्शनली क्लोज हो जाता है एट बर्थ पे और फंक्शन एनाटॉमिकल क्लोज होने में लगेगा उसे 1 साल। लेकिन किसी किसी के अंदर ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है और ये दोनों एट्रियम है, एट्रियम के बीच में जो एक कनेक्शन इसको बोलते हैं सेप्टम, और ये सेप्टम अगर ओपन रह जाता है इसको बोलते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अगर वैसे तो ये क्लोज हो जाता है,
लेकिन अगर ये ओपन रह जाए तो भाई इसको बोलते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, अगर क्लोज नहीं होता तो। चलिए, और ये जो हो गया, उसके अलावा अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन भी प्रेजेंट्स होती हैं। अम्बलाइकल आर्टरी भी है, ये दो अम्बलाइकल आर्टरी है, और अम्बलाइकल वेन भी, ये भी क्लोज होने के यहाँ से यहाँ तक अम्बलाइकस है जैसे, तो अंदर की साइड तो ये स्ट्रक्चर भी, ये भी रेमिनेंट्स पड़े रहेंगे, और इनका नाम होगा, पेपर में एक बार आया था क्वेश्चन, अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट्स क्या है, तो अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट्स है लिगामेंटम टेरिस, और अम्बलाइकल आर्टरी का जो रेमिनेंट है वो है अम्बलाइकल लिगामेंट। अलग अलग नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे, एक दो जगह आप सोच समझ के ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे डक्टस आर्टीरियोसिस, ये वाला आपको याद ही करना पड़ेगा। फंक्शनल क्लोज एट बर्थ, एनाटॉमिकल क्लोज का मैंने आपको बता ही दिया, 1 वीक 1 मंथ और 1 ये, ठीक है। तो डक्टस विनोसस 1 वीक, ये 1 मंथ और ये 1 ईयर। तो भाई इसी के साथ हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलो, अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, जो नेक्स्ट ये ओपनिंग है डक्टस आर्टीरियोसिस है, ये एक हफ्ते पे क्लोज हो जाएगा, सॉरी 1 महीने पे। अगर ये ओपन रह जाए तो इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, पीडीए। पीडीए बीमारी नाम होगा, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस नाम होगा इसका, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन आता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इंडोमेथासिन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। जो डक्टस आर्टीरियोसिस जो कनेक्शन है, बर्थ के बाद क्लोज हो जाना चाहिए, अगर ये क्लोज नहीं होता, ओपन रह जाता है, तो उसको बोलते हैं पीडीए, या पेटेंट वर्ड और यूज करो, पेटेंट का मतलब होता है ओपन, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस ये नाम बन जाएगा बर्थ के बाद, ठीक है। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन आपको देनी पड़ेगी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द क्लिनिक नर्स दैट शी वांट टू नो द सेक्स ऑफ हर बेबी। अपने एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे का सेक्स जानना चाहती है, ठीक है, it can be determined. The nurse understand that the client should be able to find out at 12 week. नर्स ने बताया कि आप 12 वीक पे से फाउंड आउट कर सकते हो, तो गेस्टेशन बिकॉज बाय द एंड ऑफ 12 वीक पे क्या कंडीशन इन चारों में से देखने को मिलेगी, 12 वीक पे होता क्या। तो भाई इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे पॉइंट्स। पहले एक बार ऑप्शन देख दो, द सेक्स ऑफ फीटस कैन बी डिटरमाइंड बाय द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। The sex of the fetus can be determined by the external genitalia begin to differentiate. एक्सटर्नल बाहर से जेनेटिलिया, जो बाहर से जो जेनेटाइल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दिखने स्टार्ट हो जाए कि भाई ये बनने शुरू हो गए। द सेक्स ऑफ फीटस कैन बी डिटरमाइंड बिकॉज द टेस्टिस आर डिसेंड इनटू द स्कोर्टम, या द सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी डिटरमाइंड बिकॉज द इंटरनल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल बिकेन अपरेंट। तो या इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, 12 वीक पे क्या होगा, तो देखिए इसकी सबके नाम फिक्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आओ 7 वीक पे। 7 वीक पे क्या होगा, 7 वीक पे इंटरनल जो डिफरेंस है मेल और फीमेल के वो स्टार्ट होंगे। पहले इंटरनल डिफरेंस स्टार्ट होंगे, फिर एक्सटर्नल डिफरेंस होना स्टार्ट होगा। एक्सटर्नल डिफरेंस बिगिन टू डिफरेंशिएट, बाहर से देख के डिफरेंस दोनों में स्टार्ट होगा 9 वीक पे। पहले 7 वीक पे इंटरनल, एक्सटर्नल डिफरेंस दो है भाई, बिगिन होगा 9 वीक पे और दिखना शुरू हो जाएगा 12 वीक पे, ठीक है। और लास्ट जो है एक ऑप्शन इसमें है जो कि स्कोर्टम कब डिसेंड होता है, वो होता है 38 वीक पे। वैसे नॉर्मली टेस्टिस जो है वो स्कोर्टम के अंदर होते हैं अडल्ट के अंदर नॉर्मली, पैदा होने के बाद, लेकिन पैदा होने से पहले ये जो टेस्टिस हैं ये बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर नीचे की तरफ आके ये स्कोर्टम के पाउच में आ जाते हैं 38 वीक में। मिनिमम एक तो आएगा या दोनों भी आ सकते हैं एट बर्थ तक। अगर किसी बच्चे में ये नहीं आते हैं 38 वीक पे डिसेंड नहीं होते, तो इस टर्म को बोलते हैं अनडिसेंड टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अनडिसेंड टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म पेपर में आती है वही टर्म बार बार। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, अनडिसेंड टेस्टिस को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है चारों मैंने आपको बता दिए। 7 वीक पे इंटरनल डिफरेंस शुरू होगा, 9 वीक पे एक्सटर्नल डिफरेंस स्टार्ट होगा डिफरेंस होना, 12 वीक पे 12 वीक पे एक्सटर्नल डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का जो डिफरेंस है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये यही तो पूछना चाह रहे हैं कि अपने बेबी का सेक्स कब डिटरमाइन कर सकते हैं, 12 वीक पे क्या होगा।
तो 12 वीक पे क्या होगा भाई, इंटरनल जो डिफरेंस, एक्सटर्नल जो डिफरेंस है वो अपेयर हो जाएगा। राइट आंसर है ए, राइट आंसर रहेगा इसका ए। 12 वीक पे एक्सटर्नल दिख जाएगा, मतलब कि एक्सटर्नल डिफरेंस जेनेटिलिया के अंदर, सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर। तो राइट आंसर इसका ए। ठीक है भाई, ये था हमारा ये क्वेश्चन। ध्यान से समझ के क्वेश्चंस करोगे तो आ जाएंगे। इसके लिए तो आपको याद ही होनी चाहिए, ये ट्रिक, ये पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट भाई, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज एट 38 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है भाई, नर्स एक फीमेल को असेस कर रही है जो 38 वीक का गेस्टेशन है, मतलब टर्म की बात है, डिलीवरी के टाइम की बात है। एंड नोट दैट द फीटल हार्ट रेट इज 174 बीट पर मिनट, 174। इसके आधार पे, इसके बेसिस पे क्या नर्सिंग का अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन के, प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एनक्लेक्स के बहुत देखने को मिलेंगे और पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस से आपका अच्छा खासा एक रूटीन बनेगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपको सोचने की जरूरत है। तो 170 बीट पर मिनट, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है बच्चे की दिल की धड़कन। तो बच्चे की दिल की धड़कन नॉर्मल होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। अब ये कितनी है, ये है 174, तो ज़्यादा है। तो क्या ये चीज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर ये चीज़ नॉर्मल है तो आप आंसर करोगे डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग की, भाई हम इसको लिख देंगे कि डॉक्यूमेंट कर देंगे, हाँ भाई ठीक है इतनी आई है उस वक्त। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी एबनॉर्मल है तो आप तुरंत क्या करोगे, डॉक्टर को नोटिफाई करोगे। ऐसे केस में जहाँ फीटल हार्ट रेट के साथ कुछ भी छेड़खानी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कुछ भी गड़बड़ होगी और वो चीज़ अगर एबनॉर्मल है तो आप तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करोगे। राइट आंसर है ये। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग नहीं करना, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग करना होता अगर ये बीट 120 से 160 के बीच में होती। चेक द मदर हार्ट रेट नहीं करनी। टेल द क्लाइंट दैट इज फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल। तो मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो एक जैसा सा ही है कि डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग का मतलब भी नॉर्मल है, तभी आप डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग करोगे। तो ये भी नहीं बताना। तो राइट आंसर है नोटिफाई द फिजिशियन। राइट आंसर है 1। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज कंडक्टिंग ए प्री नेटल क्लास ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास चल रही है। व्हेन ए क्लाइंट क्लास आस्क व्हाई द फर्टिलाइजेशन ओम स्टे इन ए फ्लोपियन ट्यूब फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए फ्लोपियन ट्यूब में से यूट्रस में आने में टाइम लगता है। तो ये बेसिकली ये क्यों होता है, ये भाई इसलिए होता है, बस ये इतना ही क्वेश्चन है। एंड नर्स रिस्पॉन्ड दैट द रीजन फॉर दिस इज प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओम चांस टू सर्वाइव हो जाए। प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओम एक्सपोज टू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओम नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पार्ट ऑफ यूट्रस। और प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओम एक्सपोर्ट टू LH हार्मोन या FSH हार्मोन। तो भाई इसका राइट आंसर क्या है, 3 दिन तक लगातार, मतलब 3 दिन लगते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में रहता है, 3-4 दिन के बाद यूट्रस में आएगा। ये 3 दिन तक क्यों रह रहा है, ये इसलिए रह रहा है ताकि ईजिली नॉर्मल इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रमोट होता है। फर्टिलाइजेशन ओम जो है आराम से नॉर्मली इम्प्लांट हो जाए अपर पार्ट ऑफ यूट्रस में, इसलिए 3 दिन तक फ्लोपियन ट्यूब में रहेगा। ये जो कारण है ये कारण सही नहीं है। तो राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज रिव्यूइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद ए नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग स्टूडेंट भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात चल रही है, उसकी क्लास है। एंड द इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 2 हार्मोन की बात हुई यहाँ पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द स्टूडेंट एक्यूरेट रिस्पॉन्ड बाय द स्टेटिंग दैट, मतलब कि LH और ये क्या होते हैं, किससे रिलीज हो रहे हैं वो चीज़ है। तो ये दोनों हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये दोनों हार्मोन कॉर्पस लूटियम से रिलीज होते हैं, या ये दोनों हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नहीं भाई, ये मिल्क का फॉर्मेशन नहीं करते। मिल्क का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये
काम क्या करता है, ये काम करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बनाने का काम, ये इसका बनाने का काम नहीं करता, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से भी ये नहीं बनाए जाते। एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एडिनोकोर्टिकोइड्स वो चलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है गोनोडोट्रोपिन्स, और ये गोनोडोट्रोपिन्स ही हैं दोनों हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि गोनाड्स पे काम करते हैं। ये फीमेल गोनाड्स पे काम करेंगे, ओवरी पे काम करते हैं, लेकिन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो राइट आंसर रहेगा सेकंड, राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, ये हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन है भाई, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो मिल्क फॉर्मेशन करता है, गोनोडोट्रोपिन्स हार्मोन जो एफएसएच और एलएसएच जो क्वेश्चन है हमारा, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse comes to the family planning clinic and asks about the sterilization process। पहली बात, ये स्टरलाइजेशन आर्टिकल को स्टाइल करना नहीं है, इसका मतलब है परमानेंट सर्जरी के द्वारा जो हम कॉन्ट्रासेप्शन कराते हैं, परमानेंट सर्जरी कराते हैं ताकि बच्चे पैदा ना हो, फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड है ये। विच क्वेश्चन बाय द नर्स वुड डिटरमाइन इफ द मेथड ऑफ प्लानिंग वुड बी अप्रोप्रिएट। तो भाई कौन सा ये प्रोसीजर करोगे तो क्या बात आप पूछोगे? हैज़ यू हैव एवर हैड सर्जरी, आपकी कोई पहले सर्जरी हुई है, ये पूछोगे। डू यू हैव प्लान टू अदर चिल्ड्रन, ये पूछोगे। डज आइदर यू हैव ए डायबिटिक, आपको डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है, या आपको कोई बीपी की और कोई शिकायत तो नहीं है। तो क्या पूछोगे, क्या ज़्यादा सही है? तो देखो ये सारे ही सही है वैसे तो, सर्जरी के दौरान पूछे जाने वाले पॉइंट है, लेकिन अभी फिलहाल फैमिली प्लानिंग वाला है ये जगह। स्टरलाइजेशन करा रहे हो, अब करा लिया तो बाद में कभी बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो एक बार उनसे पूछ लो कि क्या उन्हें बच्चों की जरूरत तो नहीं है, भाई वो प्लान तो नहीं कर रहे अदर बच्चे के लिए, अदर चिल्ड्रन के लिए। तो राइट आंसर है इसका बी, राइट आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse should explain which of the following is a pregnant client found a gynecoid pelvis। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आया, एम्स पटना 2020 के अंदर भी आया भाई, ठीक है। तो गायनाकोइड पेल्विस के लिए तो रट लो इस लाइन को, मोस्ट फेरेबल पेल्विस है भाई, इसका मैं कोई रेशन नहीं देने वाला। गायनाकोइड पेल्विस जो है वो मोस्ट फेरेबल पेल्विस है लेबर के लिए, बर्थ के लिए, डिलीवरी कराने के लिए। राइट आंसर है सेकंड, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत बार एग्जाम में आता है। राउंड शेप इसका पेल्विस, राउंड शेप पेल्विस होता है, और मोस्ट फेरेबल फॉर डिलीवरी होता है। सबसे ज्यादा फीमेल के अंदर गायनोकोइड पेल्विस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स एक्सप्लेन सम ऑफ द पर्पज ऑफ द प्लेसेंटा टू ए क्लाइंट ड्यूरिंग प्रीनेटल। भाई पर्पज, प्लेसेंटा के पर्पज की बात हो रही है, एंड द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द सम ऑफ which these purpose when the client state that the placenta। इनमें से कौन सा पर्पज, कौन सी बात प्लेसेंटा के लिए सही है, बात ये पूछी जा रही है। पहले तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आंसर तो बाद में देखेंगे। तो भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्लेसेंटा का पर्पज क्या है। तो भाई कुशन एंड प्रोटेक्ट द बेबी, नहीं भाई ये काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी एमनियोटिक फ्लूइड का, ये दोनों ऑप्शन नहीं है एमनियोटिक फ्लूइड के। इज द वे टू गेट बेबी फूड एंड ऑक्सीजन, हाँ भाई ये पॉइंट, खाना और ऑक्सीजन देने के लिए जिम्मेदार है प्लेसेंटा। प्रिवेंट ऑल एंटीबॉडी एंड वायरस फ्रॉम द पासिंग ऑफ बेबी, क्या प्लेसेंटा प्रिवेंट करता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आपको हो सकता है, प्रिवेंट ऑल एंटीजन, एंटीबॉडीज और वायरस। तो भाई ये बात गलत रहेगी, एंटीबॉडी, जब आपने एंटीबॉडी पढ़े होंगे। इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जो जी है वो माँ से बच्चे में प्लेसेंटा के द्वारा ही ट्रांसफर होती है, और इम्यूनोग्लोबिन को आप एंटीबॉडी बोलते हैं। तो भाई जा रही है भी। वायरस, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है जो माँ से बच्चे में चले जाते हैं, जिसको टॉर्च इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं आप, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर सिफिलिस, रूबेला, ये सारे इन्फेक्शन माँ से बच्चे में फैल सकते हैं, तो वायरस के द्वारा फैलते हैं कुछ तो भाई वायरस भी जाता है, और
इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी भी जाती है, ट्रांसफ़र होती है, ये प्रिवेंट नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर क्या आएगा इसका, ये बच्चे को खाना और ऑक्सीजन देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। राइट आंसर इज 3। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाई इसकी जैसी और वीडियो भी अवेलेबल रहेगी हमारे चैनल पे, आप और वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।